हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जीएस स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के समांतर श्रेणी का जो 5.3 है उसका सवाल नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के संख्या 8 है, उसके प्रथम 15 गुणजों का 15 जो गुना जो होगा, 15 गुणज जो आएगा उसका योग ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि 8 के जो गुणज जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? वो 8 होंगे, 16 होंगे, 24 और 32। इसी तरह से ये 15 संख्या तक के, और इन सभी संख्या का क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करनी है। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल में 8 के प्रथम गुणज यहां पर लिखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के प्रथम 15 गुणज, प्रथम गुणज या गुणजों, इनका क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना। 8 को प्रथम 15 गुणज तो हम लिखते हैं ये 8 होगा और सबका योग ज्ञात करना, तीसरे प्लस लिखते हैं। 8 होगा, उसका कितना होगा? 16, ये 8 का गुणज होता है। उसका कितना होगा? 24, ये भी 8 का गुणज। उसके बाद 32। इसी तरह से ये जो गुणज जो है वो कहां तक जाएगा? तो 15 तक है। ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी तरह के कितने पदों तक होगा? तो आप कहेंगे 15 पदों तक होगा, 15 पदों तक। और इनका क्या ज्ञात करनी है? गुणज ज्ञात करनी है। 15 पदों तक के योग ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हैं योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने के लिए क्या चीज का फॉर्मूला होता है? एसएन का। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एसएन। तो इससे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी एज इक्वल टू कितना रहेगा? 8। पहला पद होता है 8, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर यानी डी इक्वल टू, तो आप जानते हैं सार्वंतर इक्वल टू, तो अगला पद माइनस पिछला पद लिखते हैं। तो अगला पद कितना? तो कहेंगे 16, पिछला पद 8। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 8 हो जाएगा। ये सार्वंतर हो गया। उसके बाद कितने पद है इसमें? तो आप कहेंगे 15 पद है, तो n के मान कितना रहेगा? 15। और प्रश्न से इसके लिए हो गया, हमको क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला आप जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिएगा, n के मान कितना रखना? तो आप कहेंगे 15 इक्वल टू n का मान कितना? 15। ये 15 बटा में क्या रहेगा? 2 कोष्ट, ये 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 गुने a का मान कितना है? तो आप a का मान कहेंगे 8 है, प्लस है तो ये प्लस, n का मान कितना? तो 15 माइनस 1 और इंटू d का मान कितना है? तो d के मान कहेंगे 8 है, ठीक है। ये हो जाएगा 15/2 कोष्ट 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 14 गुने में 8, ठीक है। उसका क्या लिखेंगे? 15/2 इंटू 16 प्लस 14 में 8 से गुना करेंगे तो आपको पता होगा इसका जो पहाड़ा जो होता है 14 का पहाड़ा 8 में कितना होगा? 112। 14 कितना होता है? 112, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको 15/2 सेम उसी तरह से लिख देंगे और 112 और 16 के जोड़ेंगे तो आप आएंगे कितना हो जाएगा? 128। कितना होगा? 128। 112 और 16 के जोड़ेंगे तो 128। 2 से 128 जो कटेगा कितने बार में कटेगा? तो 64 बार में। 2 से 128 64 बार में कट गया तो बचा कितना है? 15 और इधर कितना बचेगा? 64। इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा? तो 15 में 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 और 15 छक्का 90 और 6 96। गुना नहीं आता है जिसको भी तो यहाँ पर देख लें, 64 में गुना करेंगे 15 से, 64 में गुना 15 से। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 हासिल 2 होगा। 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 और 2 32 और 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 1 में 6 से गुना करेंगे 6, तो 0 4 2 6 6 3 9, कितना हुआ? 907। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अतः यानी SN S15 के मान आया, अतः
15 8 के ऐसे लिखा था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है 960 होगा। ठीक है, ये आसान है सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नोट कर सकते हैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच विषम संख्या है, उन विषम संख्या का क्या ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या होगा वो कौन कौन होगा, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ 0 से 50 के बीच विषम संख्या। तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं 0 से, यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करने, योग ज्ञात करने, विषम संख्या का योग ज्ञात करने, ये प्रश्न में दिया हुआ ज्ञात करने। और जैसा कि यहां पर लिखे हम जानते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या होगा, विषम संख्या 0 से 50 के बीच विषम संख्या 25 होगा। हम जानते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या जो होगा, कुल विषम संख्या होगा 25, कुल विषम संख्या के बीच कुल विषम संख्या के बीच यहां पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुल विषम संख्या 25 होगा। कितने होगा, 25, यानी कि 0 से 50 के बीच कुल कितने विषम संख्या होगा। तो हम जानते हैं कि 0 से 50 के बीच कुल संख्या होगा कितना, 50। तो इसमें कुछ सम, एक सम और एक विषम होता है, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम करके आते हैं। तो टोटल 50 संख्या में 25 सम होंगे और 25 क्या होंगे, विषम। तो कौन कौन विषम होंगे, तो विषम कौन होंगे, तो यहाँ पर एपी लिखते हैं, एपी क्या आएगा इसका, तो आप कहेंगे विषम जो होगा वो 1 होगा, प्लस 3 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस 7 होगा, प्लस 9, इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा। तो हम जानते हैं कि 0 से 50 के बीच में टोटल कितने विषम संख्या है, तो कहेंगे 25 संख्या। ऐसी कितनी संख्या, 25 ऐसे ही संख्या है 0 से 50 के बीच में जो विषम है। तो यहाँ एक ऐसा लिखे और लिखने के बाद में 25 पदों तक। क्यों 25 पदों तक, क्योंकि ऐसी संख्या 1 3 5 7 9 बढ़ते हुए टोटल 25 पदों तक जाएगा। 25 संख्या ऐसे होंगे और उन 25 संख्या के क्या ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कह दिया कि 0 से 50 के बीच जितने भी विषम संख्या आता है उन विषम संख्या का क्या ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि 0 से 50 के बीच में टोटल 25 ही विषम संख्या आएंगे और कौन कौन होंगे, 1 3 5 7 9। जस्ट जो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 बनाए थे उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसमें प्रथम पद यानी एज इक्वल टू दिया हुआ 1, सार्वंतर डी इक्वल टू दिया हुआ है, तो अगला पद 3 और माइनस 1 यानी हो जाएगा 2, और एन जो दिया हुआ है वो 25। क्या ज्ञात करनी है, एसएन हमको ज्ञात करनी है। तो सभी जानते हैं एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन ज्ञात हो, एसएन का फॉर्मूला होता है तो जानते हैं बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। एस एन का मान कितना है, तो एन के मान कहेंगे, एन के मान 25 है, यहाँ 25 लिखेंगे इक्वल टू एन के मान 25 बटा 2 इंटू 2, ये 2 का 2, ए के मान कितना है, तो कहेंगे ए के मान 1 है, 1 प्लस एन का मान कितना है,
तो n का मान कहेंगे 25 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान कहेंगे 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा 25/2 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 25 में 1 से घटाएंगे तो 24 गुने में 2, ये हो जाएगा 25/2 पोस्ट, ये हो जाएगा 2 और 24 में 2 से गुना करेंगे तो कहेंगे 48। ठीक है, ये हो जाएगा 25/2 और 48 और 2 ये दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। अच्छा 2 से ये 50 कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 25 बार में। ये हो जाएगा ये 25, ये संख्या 25 और गुना में ये संख्या कितना 25, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये 625। यानी कि 1 से लेके इसमें 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या होंगे उन विषम संख्या का योग कितना आएगा 625। लिख सकते हैं आप लोग, ये बात नीचे लिखेंगे कि अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ठीक है, अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्या का जो योग होगा वो होगा कितना 625। तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछिए अवश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर 15 कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। मतलब कोई निर्माण कार्य है, उस निर्माण कार्य में एक तिथि निर्धारित किया गया और उस तिथि से जितना ज्यादा विलंब होगा उसमें जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि कोई कार्य है जिसकी कार्य करने की शुरुआत की गई और यह भी तय किया गया कि अगर कार्य विलंब से होगा तो इस विलंब का एक शुल्क लगेगा। तो यहाँ पे विलंब का शुल्क यानी कि जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। तथा अगर 15 दिन विलंब होता है उस कार्य को करने में, कोई भी कार्य है उसको कार्य के करने में और 15 दिन विलंब होता है तो 200 रुपया लगेगा। दूसरे दिन अगर विलंब हुआ तो 250 रुपया, तीसरे दिन विलंब हुआ तो 300 रुपया। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन मतलब आगे आने वाले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने में 50 रुपया अधिक होंगे। यानी कि आप जैसे देखा भी होंगे कि पहले दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरे दिन 300, यानी कि हर दिन का जुर्माना जो है 50 रुपया बढ़ते हुए जा रहा है। बस पहला दिन 200 रुपया लगा और अगले दिन अगर विलंब से आए तो उसके जुर्माना जो है 50 रुपया बढ़ते हुए जा रहा है। अब कहता है एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करेगा। एक ठेकेदार जो है जो काम को स्टार्ट किया और पहले दिन अगर विलंब से गया तो 200 रुपया देना होगा, दूसरा दिन गया तो 50 रुपया बढ़ जाएगा यानी कि 250, तीसरे दिन 300 और इसी तरह से बढ़ते हुए जाए तो वो अगर एक ठेकेदार लगातार 30 दिन तक विलंब हो, लगातार कितने दिन 30 दिनों तक, तो उसको कितने रुपए देना होगा। तो चलिए आज देखते हैं इस सवाल में। इसमें लिखेंगे प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि विलंब से कार्य करने में पहले दिन का जुर्माना, विलंब से कार्य करने में प्रथम दिन का जुर्माना कितना रुपया, 200 रुपया। विलंब से काम करने में प्रथम दिन का जुर्माना और विलंब से काम करने में दूसरा दिन का जुर्माना कितना हो गया, 250। इसी तरह से तीसरा दिन का जुर्माना कितना दिया हुआ, तो कहा दिया हुआ 300। और इसी तरह से अगर वो बढ़ते रहे तो अगले तीसरे दिन का जुर्माना
कितना हो जाएगा। इसी तरह से अगर बढ़ता जाए तो अगले 30वें दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एपी हम क्या लिख सकते हैं। एपी यानी इसको एपी के रूप में लिखना हो, श्रेणी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। पहला दिन 200 रुपया, अगला दिन जुट जाएगा 250 रुपया हो जाएगा, उसके अगला दिन हो जाएगा 300 रुपया, और इसी तरह से बढ़ते हुए वो कैवें दिन तक, 30वें दिन तक, 30वें दिन तक ये चलता है। तो अब जानते हैं इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए का मान वो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर यानी कि डी का मान, तो अब जानते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद कितना है 250, पिछला पद कितना है 200, तो घट के कितना आएगा 50। उसका सार्वंतर के बाद एनवें पद कैवें दिन तक, तो एन इक्वल टू 30वें दिन तक, 30वें दिन एन के मान कितना देगा 30, एन के मान कितना 30, यहाँ मिटा देते हैं तो जल्दी से आप लोग कुछ और नोट कर लीजिएगा। तो एन का मान 30। अब क्या ज्ञात करना है, ये योग ज्ञात करना है। कुल 30वें दिन तक ऐसी है तो कितना रुपया देना होगा, यानी कि सब का जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, योग एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए यहां से देखते हैं, ए डी का मान मालूम है तो यहां पर एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे और जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। एस एन के मान कितना है, तो एन के मान कहेंगे 30 है, एन का मान कितना 30, तो एन के जगह पर लिखेंगे 30 इक्वल टू एन का मान 30/2 पोस्ट 2 के जगह पर 2 गुना ए का मान कितना है, तो ए के मान कहेंगे 200 है, ए के जगह पर लिखेंगे कितना 200 प्लस एन का मान कितना, तो 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है, तो कहेंगे 50, डी का मान कितना डी इक्वल टू 50 है। तो इस तरह से ये 2 से 30 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। 200 में 200 गुना करेंगे तो 400, 30 में 1 घटाएंगे तो 29 गुने में 50 पोस्ट 1, ये हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस, अच्छा 29 में 50 से गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा 29 में 50 से गुना, एक काम करते हैं 29 में 5 से गुना करते हैं, बाद में जीरो लगा देंगे। 5 में 9 से गुना करेंगे तो 45, 5 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, और यहाँ पर जीरो था 50 था, चलते जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1450, ठीक है। ये कोष्ट 1, ये हो जाएगा 15 कोष्ट नहीं, हम दोनों के जोड़ देते हैं। देखिए 1450 में कितना जोड़ना 400, तो 0 5 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 1850। तो इसको गुना कर देते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो 0 लिख देते हैं, 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75 के 5 हासिल हो जाएगा 7 और 15 120 और 7 कितना हो जाएगा 127 के 7 हासिल 12, 15 का 15 और 12 27। तो यहाँ पर गुना करके एक बार बता देते हैं, जिसको दिक्कत हो ये 0 हटा देते हैं, बाद में 0 लगा देंगे। 15 से 5 से 5 से गुना करेंगे 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 इकाई 5 और 4 कितना रहेगा 9। फिर 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5, 1 में 8 से गुना करेंगे 8, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 5 5 2 7 9 27 7 हासिल 1 1 1 2, तो 27 75 एक 0 था 0। इस तरह से इतना आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः उस ठेकेदार को, ठेकेदार है कौन सा है, हाँ उस ठेकेदार को 30वें दिन तक, ध्यान रखें 30वें दिन तक का जुर्माना 27,750 रुपया होगा। उस ठेकेदार को 30वें दिन तक के जुर्माना जो होगा वो कितना होगा 27,750 रुपया। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं पर डाउट हो तो अवश्य पूछे, नोट कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को अनेक
उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखे गए। मतलब किसी स्कूल में फंक्शन हो, उस फंक्शन में सभी को पुरस्कार देने के लिए क्या किया गया, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए प्रावधान किया गया। मतलब किसी स्कूल के फंक्शन में 7 पुरस्कार दिया जाना था और 7 पुरस्कार की कीमत कितना था, 700 रुपया। 7 को मिलाकर कीमत था 700 रुपया, 7 का नहीं, मतलब 7 जो पुरस्कार था उन सभी का कीमत कितना, 700 रुपया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, और कहता है प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने ठीक पहले वाला पुरस्कार से 20 रुपया क्या है, कम है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी पुरस्कार, फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि किसी स्कूल में कोई प्रदर्शनी हुआ, कोई आयोजन हुआ या कोई फंक्शन हुआ, और उस फंक्शन में क्या किया गया कि टोटल 7 पुरस्कार रखा गया और 7 पुरस्कार को कीमत में 700 रुपया किया था। 7 पुरस्कारों को मिलाकर 700 रुपया, लेकिन सब पुरस्कार का कीमत 100 रुपया नहीं था, बल्कि सब पुरस्कार की जो कीमत था वो अगले वाले पुरस्कार से 20 रुपया का, फिर 20 रुपया का, फिर 20 रुपया का, और ऐसे करके ये पुरस्कार था। तो क्वेश्चन है कि 7 पुरस्कार का कीमत कितना कितना था। तो या एक तरीका तो हम ये कह सकते हैं कि हर पुरस्कार अपने से 20 रुपया कम है या हर पुरस्कार अपने से 20 रुपया अधिक है, दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि प्रथम पुरस्कार की कीमत कितनी है, तो इसका हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ क्या दिया हुआ कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 7 नगद पुरस्कार और 7 की कीमत कितना, 700 रुपया। तो लिखेंगे 7 नगद पुरस्कार की कीमत 700 रुपया दिया हुआ है। 7 नगद पुरस्कार की कीमत कितना, 700 रुपया, और प्रत्येक पुरस्कार की कीमत अपने से 20 रुपया कम है। तो देखिए यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पुरस्कार की कीमत 100 रुपया है। प्रथम पुरस्कार की कीमत कितना मान ली, 100 रुपया है। तो अगले पुरस्कार कितना होगा, प्रथम पुरस्कार से 20 रुपया कम, फिर उसके बाद 20 रुपया कम, 20 रुपया कम, या तो 20 रुपया अधिक भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जो प्रथम पुरस्कार है, दोनों ध्यान दीजिएगा कि दोनों बात लिख सकते हैं। अगर प्रथम पुरस्कार 100 रुपया मान लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि वो पुरस्कार ही सबसे बड़ी राशि का है, तो उसके अगले पुरस्कार क्या होगा, 20 रुपया कमते जाएगा, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस ऐसे करके। या ये मान लिए कि प्रथम पुरस्कार ही कम, सबसे कम रुपया का है, तो सबसे कम रुपया का है, तो उसका अगले पुरस्कार क्या होगा, x प्लस 20, x प्लस 40 ऐसे कर। तो दोनों तरीका से बन सकता है कि माना कि प्रथम पुरस्कार की कीमत 100 रुपया है, प्रथम पुरस्कार की अधिकतम कीमत लिखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। प्रथम पुरस्कार की अधिकतम कीमत बराबर 100 रुपया। इससे यह हुआ कि यही पुरस्कार सबसे ज्यादा कीमती है। तो इस प्रकार से 7 पुरस्कार होंगे, इस प्रकार से 7 पुरस्कारों का कीमत होगा क्या कीमत होगा, पहला पुरस्कार x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 20, सबसे महंगा पुरस्कार या सबसे ज्यादा कीमती पुरस्कार ये है, एकदम कीमत वाला पुरस्कार ये x, तो दूसरा अपने से ठीक 20 रुपया कम है, उसके बाद क्या होगा x माइनस 40, इससे ये भी 20 रुपया कम है, उसके बाद क्या होगा x माइनस 60, ये भी 20 रुपया कम है, उसका x माइनस 60 कितना हो जाएगा 80, उसके बाद x माइनस कितना हो जाएगा 100, उसके बाद हो जाएगा x माइनस 120। कहाँ तक लिखेंगे, तो टोटल 7 पुरस्कार है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया पुरस्कार, ये 7 पुरस्कार और 7 की कीमत लिख दिए। उसके बाद देखते हैं अगर इस श्रेणी में हो तो इसका प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद यानी कि a का मान, तो आप कहेंगे प्रथम पद 100 रुपया होगा, और सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर यानी कि d का मान, तो कहेंगे अगला पद माइनस में पिछला पद, तो ये माइनस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके d का मान होगा माइनस 20।
टोटल कितने पुरस्कार हैं? 7, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? 7। तो अब क्या याद करेंगे? एसएन। तो चलिए लिखते हैं एसएन का फॉर्मूला क्या जाएगा। अच्छा, ये एसएन जो होगा, टोटल कीमत कितना, एसएन का मान भी दिया हुआ, एसएन का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ? 700। मतलब टोटल पुरस्कार की कीमत कितना? 700, यानी कि सभी पुरस्कार की कीमत जो है वो 700 रुपया। तो क्या लिख सकते हैं? एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है एस एन के मान कितना रखना, तो 7 इक्वल टू एन के मान 7/2 कोष्ट 1 2, ए का मान कितना है, तो कहेंगे x, ठीक है, प्लस एन का मान, तो एन का मान है 7, एन का मान कितना 7 माइनस 1, और डी का मान कितना है, तो कहेंगे -20, ठीक है, -20। तो S7 का मान कितना है? S7 का मान है 700 इक्वल टू 7/2 कोष्ट 1 2 में x गुना करेंगे 2x प्लस 7 में x गुना करेंगे 6 गुने में कितना है? -20, ठीक है। अब इसी संख्या को यहां से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2x प्लस 2x और सॉरी प्लस 2x का 6 गुने -20 है। ध्यान रखिएगा, इस सवाल को सिर्फ वहां पर लिखे हैं, उतारे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहां से देखें, ये 700 है, 7/2 इधर गुना में इस तरफ लाएंगे, ठीक है, भागा में, यानी कि 2/7, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? 2x और 6 में 20 से गुना करेंगे, ये प्लस और माइनस से देखा जाएगा, माइनस और 20 छठी कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। 7 से जब 700 को काटेंगे तो कितना में कटेगा? 100 बार में, तो 100 में 2 से, तो कहेंगे 200 हो जाएगा इक्वल टू ये 2x माइनस में 120, अच्छा माइनस 120 इस तरफ लाएंगे तो 200 माइनस में 120 है, इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा? प्लस में 120 इक्वल टू में 2x, 200 और 120 कितना हो जाएगा? 320 इक्वल टू में 2x, तो ये हो जाएगा 320 और ये 2 गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा? भागा में, यानी कि x। अच्छा, 2 से 320 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 160 बार में, यानी कि 16 दूना 32 होता है, 2 से 16 बार में 32 कटेगा, एक जीरो है तो एक जीरो लिखिए, यानी कि x का मान कितना है? 160, यानी कि उस पुरस्कार जो 7 पुरस्कार है, उन 7 पुरस्कार में जो अधिकतम कीमत वाला पुरस्कार जो माने थे x, उसका मान कितना है? 160, यानी कि अधिकतम कीमत कितना होगा? 160 रुपए का। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक पुरस्कार का मान, हर पुरस्कार का मान, एक का तो आ गया, दूसरा तीसरा ऐसे करके। तो चलिए यहां देखते हैं, x का मान आ गया 160, दूसरा था x माइनस 20 कम था, तो x का मान है 160 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 140। तीसरा पुरस्कार है x माइनस 40, तीसरा ध्यान जाएगा x माइनस 40 है, यहाँ पर लिखते हैं, तो x का मान कितना है? 160 माइनस में 40 तो क्या आ जाएगा? 120। उसके बाद कितना है? x माइनस 60, x का मान कितना है? 160 और 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100। इसका क्या है? x माइनस 80, x का मान कितना है? 160 और माइनस में कितना है? 80 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 80। उसका क्या है? x माइनस 100, x का मान कितना है? 160 घटाएंगे कितना? माइनस में 100 तो क्या आ जाएगा? 60। उसका क्या है? x माइनस 120, x का मान कितना है? तो कहेंगे 160, 120 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 40। कितने पुरस्कार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक के x माइनस 120 तक था, तो उस तरह से लिखे। तो लिख सकते हैं अतः 7 पुरस्कार की कीमत, लिख सकते हैं अतः 7 पुरस्कारों की कीमत इस प्रकार की कीमत क्रमशः कितना है? 160 कमा देके 140, 120, 180, 60, 40 है, इस प्रकार है, इसी प्रकार चल इतना है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को कहीं डाउट हो तो आप ऐसे पूछिए, एक बार क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी स्कूल के प्रदर्शन में 7 पुरस्कार था, 7 की कीमत दिया हुआ था,
सातों की कीमत 700 रुपये दिया हुआ, लेकिन शर्त था कि हर एक पुरस्कार की कीमत अपने से 20 रुपया कम होगा। तो यहाँ पर लिख दिए, मान लीजिए प्रथम पुरस्कार 100 रुपया है, तो प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपया कम, ये इससे ये 20 रुपया कम, इससे ये 20 रुपया कम, ऐसे करके। और यहाँ पर प्रथम पद पहला हो जाएगा, डी का मान एक इसमें से उसको करेंगे तो माइनस में 20, टोटल 7 पुरस्कार है तो इनके मान 7, और टोटल पुरस्कार की कीमत कितना 700। ये फार्मूला यूज किए और फार्मूला पर इसको सॉल्व किए। तो उम्मीद है कहीं दिक्कत हो तो आप अवश्य क्लास में पूछे, नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो इन ऐसे सवाल को बार बार पढ़े और कोशिश करें समझने की कि दिया हुआ क्या चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने एक स्कूल है उसके सभी विद्यार्थियों ने मिलकर ये सोचा कि स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाएंगे और बाहर भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में अपनी कक्षा की संख्या का बराबर पेड़ लगाएगा। कहता है प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के और प्रत्येक अनुभाग में हर एक कक्षा के कई भाग होगा A B C करके, तो अनुभाग के अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा एक का एक अनुभाग में एक पेड़ लगाया जाएगा। अच्छा, इस सवाल जो है पूरा सवाल नहीं है इसमें, शायद इसमें हो, इसमें सवाल। तो कक्षा 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 के एक अनुभाग में 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के एक अनुभाग में 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। और कहता प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि कक्षा 1 में 1 पेड़, कक्षा 2 में 2 पेड़ और हर एक अनुभाग में 1-1, यानी कि हर एक वर्ग में हर एक सेक्शन में 1-1 लगेगा पेड़। और हर एक कक्षा में 3 सेक्शन है, यानी कि पहला कक्षा 1 में 3 सेक्शन और हर एक सेक्शन में 1 पेड़ लगेगा। तो कक्षा 1 में 3, कक्षा 2 में कितना हो जाएगा 6, कक्षा 3 में 9, इसी तरह से बढ़ते हुए, लेकिन टोटल कक्षा कितने तक है? तो टोटल 12 तक है। तो 3 अनुभाग में इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, यह प्रश्न में दिया हुआ कि एक कक्षा में 1 पेड़ और हर एक कक्षा के ध्यान रखिएगा कि कक्षा 1 के एक अनुभाग में 1 पेड़ और कहता प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी कि कक्षा 1 में भी 3 अनुभाग होगा। तो कक्षा 1 में 3 भाग है तो कितना पेड़ लगेगा? 3 भाग है और तीनों में 1, यानी कितना? कक्षा 2 में, तो कक्षा 2 में तो उसका कक्षा 2 में 2 पेड़ लगाया जाएगा। कक्षा 2 के एक अनुभाग में कितना? 2 पेड़। और कक्षा 2 में 3 भाग है और हर एक भाग में 2-2 पेड़ लगाया जाएगा। तो क्या जाएगा? 3 गुने 2। उसके बाद कक्षा 3 में 3 अनुभाग है तो उसमें कितना पेड़ लगाया जाएगा? 3, 2 गुने 3। और इसी तरह से चलता रहेगा 12वीं कक्षा तक। 12वीं कक्षा तक क्या चलता रहेगा? 12वीं कक्षा तक, कक्षा तक। यहाँ पे कितना जाएगा? तो ये 3 हो जाएगा पहला कक्षा में, दूसरा में 6 और सबका जोड़ निकालना, योग निकालना। उसका 9। अगर आगे हम लिख दे कक्षा 4 में जाते तो 4 और सब अनुभाग में 3 है तो ऐसे करके तो 4 के 12, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 12 तक जाना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद यानी कि एज कर कितना जाएगा? 3। सर्वंतर डी इक्वल टू कितना होगा? तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना जाएगा? 3। और टोटल कितने अनुभाग है? तो कहेंगे 12, 12वीं कक्षा तक 10 के मान 12। तो क्या करते हैं? यहाँ पर एस एन निकालते हैं। तो एस एन के लिए यहाँ से लिखते हैं, एस एन का मान आप लोग नीचे इसको लिखेंगे। एस एन का मान लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। एस एन का मान कितना है? तो एन का मान कहेंगे 12 है, ठीक है। एन का मान कितना है? तो 12/2 इंटू 2। ए का मान कितना है? तो ए का मान है 3 प्लस
n का मान कितना, तो 12 माइनस 1, और d का मान है, तो d का मान देखेंगे 3 है। क्वेश्चन 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में ये 6 होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 गुने में 3, ठीक है। फिर जाएगा 6 क्वेश्चन, ये जाएगा 6 और 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 क्वेश्चन, ये 6 और 33 का 6 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 39, तो गुना करके कितना आएगा, 6 9 54 के 4 80 5, अच्छा 3 18 5 कितना है 23, ठीक है, यानी कि 234 234, 6 9 54 के 4 80 5 हुआ, अच्छा 3 18 5 23, लिख सकते हैं। अतः कुल 234 पेड़ है या पौधा है, जो भी लिखेंगे, हाँ पेड़ लगाए जाएंगे। टोटल कितने 234 पेड़ लगाए जाएंगे कक्षा 12 तक के, 1 से लेकर 12 तक के, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के टोटल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। आप लोग इसको नोट करें, कहीं भी डाउट हो तो इसे अवश्य पूछिए क्लास में। चलिए क्वेश्चन इसके बाद 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यहाँ पे पिक्चर देगा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर देगा। मतलब केंद्र ए से ले, तो ए से और बी के बीच के जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 0.5 दिया हुआ है। फिर अगर ए से यहाँ तक के आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ तो नहीं है, चाहे यहाँ पर ऊपर L1 देखें, या सॉरी L1 हो गया, L2 देखें तो उसमें 1.1 सेंटीमीटर। फिर आगे मतलब मानिए कि इसमें जो वृत्त दिया हुआ है, तो इसमें वृत्त दिया हुआ है तो सभी के ऊपर त्रिज्या दिया है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम वृत्त देखेंगे तो पहला वृत्त अर्धवृत्त है, फिर दूसरा वृत्त अगर देखें तो वो भी आधा वृत्त है, तीसरा वृत्त देखेंगे आधा वृत्त, यानी कि जब वृत्त की त्रिज्या बढ़ता है तो आधा आधा वृत्त ही अर्धवृत्त है इसमें। तो कहता है इस तरह अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति इसमें दिया गया। 13 कर्माग्रत अर्धवृत्त, तो ऐसे जो कर्माग्रत वृत्त है, ये पहला हो गया L1, दूसरा L2, तीसरा L3, ये L4, और ऐसे करते करते कितने बनाए गए, टोटल 12 बनाए गए, सॉरी 13 बनाए गए। तो इसमें कहता है कि इस अर्धवृत्त के जो तार है उसकी लंबाई क्या होगा, उसकी लंबाई हमें पूछता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान देते हैं कि इसमें अर्धवृत्त है और त्रिज्या का मान दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है कि 13 अर्धवृत्त हैं जिसकी त्रिज्या क्रमशः कितना दिया 0.5 1.0 सब सेंटीमीटर में, 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से दिया हुआ। टोटल कितना 13। तो इन 13 जो है, तो इस सभी का क्या निकाला, परिमाप निकाला कि कितनी है ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वृत्त हो गया और वृत्त में कितना तार लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। लेकिन आधा है तो क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त की परिधि। तो चलिए यहाँ पे r का मान 0.5 सेंटीमीटर लिख करके वृत्त का अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं। तो क्या होता है, पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, पाई r। मालूम है कि पाई r प्लस 2r भी होता है और पाई r भी होता है। तो ध्यान देगा, दोनों परिधियों में अंतर है। यहाँ पर ये इस परिधि का, इस फॉर्मूला का प्रयोग हुआ, बाद में इसको बताएंगे कि कहाँ पर इस फॉर्मूला का और किस जगह पर इस फॉर्मूला का यूज होता है। पहले तो यहाँ सवाल पर ध्यान दीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr, तो अर्धवृत्त क्या जाएगा, आधा कर देंगे पाई r। तो देखो पाई का मान अभी पाई नहीं रहने देते हैं, और r का मान क्या लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा 10, दशमलव का 1 अंक है तो 1 0।
5 दूना 10 तो हो जाएगा पाई बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आर के मान कितना लेते हैं 1.0 सेंटीमीटर, दूसरा कितना 1.0, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्या आ जाएगा अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला वही होगा पाई आर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाई की जगह पाई और आर के मान कितना लिखेंगे 1.0 सेंटीमीटर, यहाँ से दशमलव घटाएंगे तो बटा में 10 होगा, ये 10 से 10 कैंसिल तो बचेगा 1, तो जगह 1 पाई लिख सकते हैं सेंटीमीटर। उसके बाद आर के मान हम 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं, उसका कितना 1.5, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि क्या जाएगा पाई आर, यहाँ पर पाई आर का मान कितना रखेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में क्या जाएगा 10, तो 5 दिए 15 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3 पाई बटा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो एपी बनेगा, एपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो पहला आया कितना पाई बटा 2 सेंटीमीटर, दूसरा कितना आया 1 पाई सेंटीमीटर, तीसरा कितना आया 3 पाई बटा 2 सेंटीमीटर, इसी तक के वो कहाँ तक जाएगा 13 में तक जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें प्रथम पद यानी कि ए का मान जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो प्रथम पद कहेंगे पहला हो जाएगा पाई बटा 2, प्रथम पद हो जाएगा पाई बटा 2 सेंटीमीटर। सारवंतर यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद 1 पाई है, दूसरा पद पाई बटा 2 है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। पहला है 1 पाई सेंटीमीटर माइनस दूसरा कितना पाई बटा 2 सेंटीमीटर, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए अगला पद कितना था 1 पाई और उससे पीछे पाई बटा 2, तो वही बटा 2 में इससे गुणा करेंगे कितना रहेगा 2 पाई सेंटीमीटर माइनस 2 एकम 2 तो बड़ा जाएगा पाई सेंटीमीटर, 2 को पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना जाएगा 1 पाई बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आया पाई बटा 2 सेंटीमीटर, डी का मान भी पाई बटा 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एन का मान कितना जाएगा, तो कहते हैं टोटल 13 है, कितना है 13 का मान हो जाएगा 13। अब ज्ञात करते हैं एस एन का फॉर्मूला जानते हैं n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n का मान कितना है, तो n का मान करेंगे 13 बटा 2 इंटू 2, a का मान कितना है, तो a के मान कहेंगे पाई बटा 2 है। ठीक है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान है 13, तो 13 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो कहेंगे पाई बटा 2। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 13 बटा 2 इंटू, अच्छा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या पाई, प्लस 13 में से घटाएंगे तो 12 गुने पाई बटा 2। अच्छा ये 2 से क्या बार में कटेगा 6 बार में, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 13 बटा 2, ये कोष्ठ बंद, ये पाई और 6 में पाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 बटा 2 और 6 को पाई, 1 को पाई क्या पाई हो जाएगा, तो कहेंगे 7 को पाई। ठीक है, तो हो जाएगा ये 13 बटा 2 गुने 7, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाई का मान कितना होता है, तो कहेंगे 22/7, तो 22/7 लिख देते हैं। तो ये 7 से 7 क्या रहेगा कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिए पाई का मान 22/7 लिखे हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 क्या होगा कटेगा 11 बार, तो क्या होगा इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या आ जाएगा 13, ये 13 और गुने में 11 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 कम 13 का 3 और 13 कम 13 1 14, यानी कि 143, यानी कि टोटल 180 सेंटीमीटर रूलिंग है। यहाँ से सेंटीमीटर क्या कर देंगे लगा देंगे इसको, तो इस तरह इसका आंसर जो होगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं पर डाउट हो लिख सकते हैं कि 143 सेंटीमीटर, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाँ 19 है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, तो ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखा जाएगा, इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है
कि 200 लट्ठे यानी कि लाठी रखा हुआ है, 200 लाठी, और 200 लाठी इस प्रकार रखा हुआ है कि सबसे पहले नीचे रखा हुआ है 20 लाठी, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, इस तरह से 200 लाठी रखा हुआ है। तो ये 200 लाठी टोटल कितने पंक्ति में आएगा, वो पंक्ति पूछता है कि कितने पंक्ति में ये 200 लाठी होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहली पंक्ति में 20 है, दूसरे में 19 है, 18, इस तरह से। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कुल लठ या लाठी, लट्ठों है, लट्ठों, कुल लट्ठों की संख्या कितना है 200, और सबसे नीचे 20 है। यानी कि अगर इसे एपी में लिखे तो किस प्रकार से होगा, एपी किस प्रकार होगा, तो कहेंगे पहला 20 है, उसका 19 है, उसका 18 है, उसका 17, इसी तरह से, और टोटल कितने लाठी है, तो टोटल जो है 200 लाठी है। तो यहाँ पर क्या 200 क्या दिया हुआ है, एसएन के मान, कुल लाठियों की संख्या दिया, मतलब पहले देखते हैं ए के मान कितना, तो ए के मान कहेंगे 20, डी के मान तो 19 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा माइनस में 1, और एसएन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200, क्या नहीं दिया हुआ है एन का मान। तो चलिए देखते हैं प्रश्न से, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है एसएन का मान। एसएन का मान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे 200 दिया हुआ है, ठीक है। एन का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 2 के जगह पर 2, ए का मान कितना है, तो ए का मान कहेंगे 20 है, प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान दिया हुआ नहीं है, इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है -1, क्वेश्चन ये हो जाएगा 200 इक्वल टू n बटा 2, 20 में 200 गुना करेंगे तो 40, -1 में n से गुना करें, -1 में n से, n है प्लस में, तो प्लस ये यानी कि प्लस में, तो क्या जाएगा -n, -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1, ठीक है। ये 200 इक्वल टू n बटा 2, 40 है, ये प्लस है, तो कितना है 41 माइनस में n, ये गुना में, सॉरी भागा में, 2 भागा में, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 200 और 2 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर क्या बचा, n इस तरफ ही है, तो n इंटू 41 माइनस n हो जाएगा। ये 200 में 200 गुना करेंगे तो 400, n में 41 से गुना करेंगे तो 41n, और n में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर। एक काम करते हैं, सभी संख्या को इस तरफ लाएंगे, तो ये 400 तो इधर आएंगे, ये n माइनस n स्क्वायर आएगा, तो कहेंगे प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, 41 n इधर आएगा तो माइनस में 41n, अच्छा ये दोनों के इस तरफ ले आए तो इधर क्या बचेगा 0। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से सीधा करके लिखते हैं, पहले n स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या जाएगा n स्क्वायर, माइनस में कितना है 41n, प्लस में कितना है 400 इक्वल टू 0। अभी 400 कैल्शियम लेंगे कितना पुराएंगे 41, तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा 400 कैल्शियम लेके पुराना है 41, तो 2 से कितना जाएगा, हाँ 200, फिर 2 से कितना जाएगा 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1, पुराना कितना 41, तो क्या लिखते हैं 50 25, ये 25 हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 दूना 16, और 25 16 के जुड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और 25 में 16 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। गुणनखंड तो बनाना आता है, 25 16 आया तो क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस में 16n, देखो दोनों माइनस में लिखे क्योंकि माइनस में 41 रहना है, तो दोनों माइनस में होगा तो माइनस 41 होगा, और प्लस में 400 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं, क्या निकलेगा दोनों में से कॉमन, तो n निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या है नहीं, तो n निकालेंगे तो एगो n बच जाएगा, n 2 था तो एगो बच गया, माइनस n निकालिए तो कितना बचेगा 25, माइनस इसमें दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 16, क्योंकि 16 के टेबल में आता है 400 कितने बार 25 बार, तो 16 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या चाहिए n, पीछे माइनस कॉमन निकालने, प्लस में माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस में, कितने 16 के बाहर क्या बार में आता है 400, तो 25 बार में आता है इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इसमें दोनों में सेम है तो दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, माइनस 25, ये बचा कितना n माइनस 16 इक्वल टू 0।
तो n माइनस 25 ये भी 0 के बराबर है और n माइनस 16 ये भी 0 के बराबर है, यानी कि दोनों संख्या 0 के हैं तो अलग अलग कर दिए। तो n बराबर क्या जाएगा 25 और यहाँ n बराबर क्या जाएगा 16। इस तरह से n का मान जो आया वो 2 आया, दोनों पॉजिटिव में आया। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी n का मान 2 आया और दोनों संख्या में हो तो चेक करेंगे कि कौन सा n का मान लेने पर 200 लाठी उड़ जाएगा। अगर n का मान 16 लेते हैं यानी कि 16 लाइन में n का मतलब, इसका मतलब n का मान 16, यानी कि ऐसे 16 लाइन में 200 लाठी उड़ जाएंगे या 25 लाइन में, ये देखना होगा। तो अगर सॉल्व करेंगे n का मान 16 रख के ऐसे निकालेंगे तो पता चलेगा कि n का मान 16 रखने पर ही 200 लाठी आ जाएगा, n का मान 25 लेने पर 200 से ज्यादा आ जाता है। तो n का मान कितना हो जाएगा 16, लिख सकते हैं। अतः 16वें पंक्तियों में कुल 200 लट्ठे है ना, लट्ठों हो जाएंगे। कितने पंक्ति में 16वें पंक्ति। ये पूछ रहा था कि कितने पंक्ति होंगे, तो सबसे लास्ट जो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे, तो 16 लट्ठे होंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है 19 लट्ठे, तो 200 लट्ठों में कितनी पंक्ति रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने, 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए, तो 200 लट्ठे जो है वो 16 पंक्ति में रखा गया। कितने पंक्ति में 16। तो अगर 20 इतने हैं, तो इसका और क्वेश्चन है 200 लट्ठे पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि पहला 20 19 ऐसे करते हुए जाएगा, तो जो अंतिम जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे। इसमें एक और निकालना होगा, क्या निकालना होगा, n के मान रखना है 16 और t निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, a के मान तो पता ही है, हाँ a का मान है 20, n का मान है कितना है माइनस है, और किसी का मान निकालना है, n का मान तो आया यहाँ पे 16 और d का मान जो है माइनस है, तो t निकालेंगे, यानी कि 16वां लाइन में कितना लट्ठे होंगे उसको देखेंगे। तो t क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। t n का मान कितना रखना, तो 16 इक्वल टू n का मान रखेंगे 16 प्लस n का मान रखें, क्या बना रहा है, a का मान कितना है 20, n का मान क्या रखना है 16 माइनस 1 और d का मान कितना रखना माइनस में, फिर हो जाएगा 20 प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15 गुने माइनस 1, फिर हो जाएगा 20, 15 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस से 15 और 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, यानी कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति में होगा वो कितने लाठी होंगे 5 लाठी होंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लाठी होंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं पर डाउट हो तो इस अवश्य से पूछिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा गया है। ये पहले पढ़ देते हैं, इसका समझा देते हैं। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखे गए हैं जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू एक सीढ़ी में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। तो क्वेश्चन है, तो इस प्रतियोगिता में तथा प्रत्येक परिस्थिति में बाल्टी ये जो भी लिखा हुआ है वो हम आपको समझा देते हैं। क्या पर एक बाल्टी रखा हुआ है और इस बाल्टी में प्रथम जो आलू यहाँ पर उनका जो दिया हुआ है, बिंदु जो दिया हुआ है वो बिंदु आलू है, और पहले जो आलू है बाल्टी से वो 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा हर एक 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस तरह से 10 आलू रखे गए। कितने आलू 10 आलू। तो कहता है कि अगर व्यक्ति या शर्त ये है कि जाना है पहली आलू उठा करके बाल्टी में रखना, फिर आगे दूसरी आलू उठा करके फिर बाल्टी में रखना, फिर आगे तीसरी आलू, इस तरह में वो व्यक्ति कितने मीटर की दूरी तय करेगा, कितने मीटर वो दूरी तय कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया प्रश्न में, तो प्रश्न में दिया हुआ कि कुल कितने 10 आलू हैं, कुल 10 आलू हैं, कुल 10 आलू एक पंक्ति में रखा हुआ है। 10 आलू क्या रखा हुआ है पंक्ति में, एक सीधी रेखा में रखी हुई है, एक सीधी
रेखा में रखी हुई है। एक सीधे रेखा में कितने आलू? 10 आलू, और हर आलू की दूरी कितनी? 5 मीटर। सीधे डायरेक्ट सवाल पर लिखते हैं कि AP इस तरह से कितना जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर रखा हुआ 5 मीटर पर पहले आलू रखा हुआ है, पहले 5 मीटर पर जाएगा लाने के लिए और फिर आकर के रखेगा बाल्टी में। तो अगर जाता है तो 5 मीटर की दूरी तय करता है और फिर आकर के रखेगा तो ही 5 मीटर दोबारा भी तय करना होगा, यानी कि पहली आलू उठाने में उसको कितना मीटर लगेगा? 10 मीटर। ठीक है, फिर अब आगे ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। जैसे कि ये यहाँ पे एक बाल्टी है, ये पहला 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पहला, दूसरा 3 मीटर की दूरी पर, उसके बाद भी तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये भी 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ। तो कोई व्यक्ति यहाँ तक जाता है ऐसे करके, तो 5 मीटर दूरी तय किया और फिर दोबारा ऐसे करके आएगा, तो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, यानी कि पहला आलू क्या मीटर की दूरी पर है, लाने में कितना मीटर लगा? 10 मीटर। अच्छा, दूसरा आलू तो फिर यहाँ से जाएगा तो ये 5 मीटर और ये 3 मीटर, 5 3 8 मीटर, दूसरा जाएगा तो 8 मीटर और फिर वापस आएगा तो 8 मीटर, 8 8 कितना जाएगा? 16 मीटर। अब तीसरा देखेंगे तो 5 3 8, ये 8 3 कितना जाएगा? 11, तीसरा में कितना जाएगा? 11 जाएंगे और 11 आएंगे, कितना जाएगा? 22 मीटर, यानी कि पहला 10 मीटर, दूसरा क्या जाएगा? कमा देख लिखते हैं 16 मीटर, तीसरा कितना जाएगा? 22 मीटर। इसी तरह से वो कितने आलू है? 10वें आलू तक, 10वें आलू तक जाना, 10वें आलू तक जाना। तो इसमें क्या होगा? ए का मान जो दिया हुआ है वो 10 मीटर, डी का मान जो दिया हुआ है 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 मीटर, एन का मान जो दिया हुआ है वो 10 में आलू तक 10 दिया हुआ, तो ऐसे निकालेंगे। पूछता है कुल कितना मीटर दूरी तय करेगा 10 आलू तक के, तो ऐसे निकालेंगे। फार्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएंगे। एन के मान कितना रखना है? 10, एन का मान तो 10/2 पोस्ट 1 2, ए का मान कितना है? तो 10 मीटर प्लस एन का मान कितना है? तो एन का मान क्या लिखेंगे? 10 - 1, और डी का मान कितना है? तो 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 से 10 काटेंगे, कितने बार? 5 बार है, 5 बार में कटेगा। 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 मीटर प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9 × 6 मीटर। ठीक है, इसको ये 5 हो जाएगा और ये जाएगा 20 मीटर, 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54 मीटर, ये जाएगा 5, 54 और 20 को जोड़ेंगे तो जाएगा 74 मीटर, 54 और 20 74। तो 5 में 4 से गुना करेंगे 20 और 5 7 35 और 2 37, 5 का 20 के सुना से 2, 5 7 35 और 2 37 लिख सकते। अतः कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब 10 आलू उठाने में उसको 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।